प्रत्यारोप का दौर लगातार भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जारी है। आपको बता दें, एक तरफ अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री मनीष सिसोदिया की खबरें और फोटो छपी न्यूयॉर्क टाइम्स में, जिसका आज हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए। इन सब के बीच आरोप लगाते हुए कि दरअसल इसी से चिढ़ गई है बीजेपी की सरकार। इन सब के बीच दिल्ली में हुए शराब घोटाले के कुछ तथ्य भी सामने आए हैं, जिसके हवाले से आरोप लगाया जा रहा है कि बतौर प्रभारी आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को 144 करोड़ से अधिक के लाइसेंस में छूट दे दी, तो किसी कारोबारी के जुर्माने के 30 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए, तो कभी विदेशी बियर पर 50 रुपए प्रति केस की मनमानी छूट दे दी गई। सीबीआई इन्हीं आरोपों की जांच कर रही है कि कोविड के दौर में 2021 में जो नई आबकारी नीति बनाई गई थी वो क्यों और कैसे बनाई गई थी। क्या उसमें कानूनों नियमों का उल्लंघन हुआ? क्या उस नीति के तहत किसी को कोई अवैध आर्थिक फायदा पहुंचा है? इसी की जांच में सीबीआई छापे मार रही है। उधर बीजेपी आरोप लगा रही है कि सत्येंद्र जैन को केजरीवाल कट्टर ईमानदार कहते थे, उन्हें अदालत से जमानत तक नहीं मिल रही। वैसे ही मनीष सिसोदिया की भी जांच होनी चाहिए। दोनों ओर से तमाम आरोप और दावे हैं। इस बीच जनता के मन में भी कई सवाल हैं कि आखिर दिल्ली में यह शराब घोटाला हुआ कैसे? क्या इससे किसी को फायदा मिला है? क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार इसमें शामिल है? इन तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में शराब घोटाला हुआ। सीबीआई डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर से लेकर 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 21 ठिकानों तक सुराग तलाश रही है। मनीष सिसोदिया के घर पर मौजूद है और यहां पर 7 सीबीआई के अधिकारी लगातार छापेमारी कर रहे हैं। खबर है कि मनीष सिसोदिया के घर से सीबीआई ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए और दस्तावेजों की तलाश कर रही है। मनीष सिसोदिया के अलावा सीबीआई दिल्ली के पूर्व एक्साइज कमिश्नर आरव गोपीकृष्णा और डिप्टी एक्साइज कमिश्नर आनंद कुमार तिवारी के ठिकानों पर भी छापे मार रही। ये छापेमारी दिल्ली में नई शराब नीति बनाकर घोटाला करने के आरोप में की जा रही है। आरोप है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मनमाने ढंग से उत्पाद नीति बदलकर घोटाला किया है। टेंडर में शामिल होने वाले शराब कारोबारियों को 144 करोड़ 36 लाख रुपए की मनमानी छूट दे दी गई। शराब कारोबारियों को 30 करोड़ रुपए का जुर्माना माफ कर दिया है। विदेशों से आने वाली बियर में प्रति कैरेट 50 रुपए की मनमानी छूट दे दी गई। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई। ये मामला कोविड के दौरान का है, जब 2021 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नई उत्पाद नीति बनाई। इस नीति के तहत घोटाले के आरोप लगे और जब कैबिनेट सेक्रेटरी ने अनियमितता पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट भेजी तो सीबीआई जांच शुरू हुई। अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी में इस जांच पर सियासी जंग हो रही है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल सरकार ने घोटाला किया है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जांच करा लो, तैयार है। बीजेपी कह रही है शराब कारोबारियों को छूट देकर घोटाला किया गया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कोविड में छूट सबको मिली थी, केवल शराब कारोबारियों को नहीं। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल ने नई उत्पाद नीति बनाकर घोटाला कराया है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि नई उत्पाद नीति को एलजी ने ही मंजूरी दी थी। बीजेपी कह रही है कि सत्येंद्र जैन की तरह सिसोदिया भी भ्रष्ट हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि विदेशी अखबार में तारीफ से मोदी सरकार घबरा गई। बीजेपी कह रही है कि खालिस्तानी को पैसे देकर पेड लेख छपवाए गए हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है पीएम के मुकाबले केजरीवाल को देखकर बीजेपी घबरा रही। केजरीवाल की पार्टी सुबह से न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स के पन्ने दिखा कर कह रही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में केजरीवाल के काम का प्रचार पूरी दुनिया में हो रहा है, इसीलिए सरकार छापे डलवा रही। पहले सत्येंद्र जैन को जेल भेजा, अब मनीष सिसोदिया को जेल भेजने की कोशिश कर रही। देखिए, अरविंद केजरीवाल जिसके बारे में बोले कि वो कट्टर ईमानदार है और वो थोड़ा सा जोर देकर बोलते हैं ये कट्टर ईमानदार है, तो समझ लो वो जरूर जेल जाएगा। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। ये किसी शिक्षा नीति स्वास्थ्य नीति पे नहीं है। ये जो आपकी शराब नीति थी उसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी हुई थी 22 जुलाई 2022 को, और आज जो भी रेड है उसमें शराब नीति का जवाब दो। अमेरिका के सबसे ज्यादा रिनाउंड और बड़े अखबार में पहले पन्ने पे
मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपती है और अगले ही दिन सीबीआई मनीष सिसोदिया जी के घर पहुंच जाती है। आपको जनता ने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के लिए बिठाया था कि सिसोदिया जी तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शराब की बात कर रहे हैं। मसला शराब नीति नहीं है, याद रखिएगा। मकसद एक ही है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। सियासत के आरोप प्रत्यारोपों के बीच हकीकत यह है कि दिल्ली में शराब कारोबारी लाइसेंस सरेंडर करते जा रहे हैं। राजस्व घटता जा रहा है, लेकिन शराब की बिक्री बढ़ती जा रही है। दुकानदारों को फायदा हो रहा है। 9 जोनल खुदरा लाइसेंस धारकों ने अप्रैल के बाद कोई एक्सटेंशन नहीं ली। 3 जोनल लाइसेंस धारकों ने जुलाई के बाद एक्सटेंशन नहीं चाहा। 11 थोक लाइसेंस धारकों में से 4 ने आगे काम न करने का विकल्प चुना है। जिन जोन्स में लाइसेंस सरेंडर हुए हैं वहां 193 करोड़ 95 लाख रुपए प्रति महीने के रेवेन्यू लॉस की आशंका है। दिल्ली में 849 की जगह अब सिर्फ 468 शराब की दुकानें रह गई, लेकिन जो रह गई हैं उनकी बम्पर बिक्री हो रही है। 2022-23 की पहली तिमाही में दिल्ली सरकार को राजस्व के तौर पर सिर्फ 1485 करोड़ रुपए मिले, जो बजट अनुमान के 2375 करोड़ से 37.51% कम थे। उनमें भी 980 करोड़ रुपए वो थे जो रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट के थे। इन्हीं तमाम कारणों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने मनीष सिसोदिया वाली शराब नीति वापस लेने का ऐलान 30 जुलाई को ही कर दिया। इधर बीजेपी कह रही है कि अगर नीति गलत नहीं थी, घोटाला नहीं हुआ था, तो नीति वापस क्यों ली। मनीष पांडे, दिल्ली, आज तक। जांच इस पूरे मामले की लगातार जारी है। इन सबके बीच खबर यह है कि सीबीआई को कुछ गोपनीय दस्तावेज मिले हैं। मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी की कार्रवाई जारी है, जो आगे भी यूं ही चलती रहेगी। कुछ और घंटों तक इस तरह की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन तू डाल डाल मैं पात पात, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीति राजधानी दिल्ली की कुछ इसी तर्ज पर आगे की ओर बढ़ती हुई। लेकिन आम जनता के मन में यह सवाल है कि इस आबकारी मामले का सच देश के सामने कब और कैसे आएगा। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। परवेश वर्मा जी, सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघव चड्ढा जी, आप भी सांसद हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। जोई विश्वास हमारे साथ स्पोक्स पर्सन टीएमसी के इस वक्त मौजूद हैं। सम्राट यदुवंशी, स्पोक्स पर्सन आरजेडी के भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले राघव चड्ढा जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, देखिए, इस पूरे मामले में सच तो तभी देश के सामने आएगा जब पूरे मामले की जांच होगी। तो जांच पर इतनी ज्यादा आंच क्यों? 144 करोड़ का मुनाफा या फायदा क्या वास्तव में शराब कंपनियों को पहुंचाया गया या नहीं पहुंचाया गया? इसका सच क्या है? इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं आप लोग? जी हाँ जी, मैं जवाब दे दूं। चित्रा जी, ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है कि आज से 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने एक राष्ट्रीय मुहिम शुरू करी, राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जोड़ने की मुहिम कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाया जाए, और उसके 2 दिन बाद रेड हो जाती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि न्यूयॉर्क टाइम्स, जो अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार माना जाता है, बहुत डेकोरेटेड अखबार है, आप पत्रकार हैं, आप जानती हैं, उसके पहले पन्ने पे हमारे शिक्षा क्रांति, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की खबर छपती है, मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपती है, और अगले ही दिन सीबीआई की रेड मनीष सिसोदिया जी के घर पर हो जाती है। ये इत्तेफाक नहीं है कि पंजाब जीतने के बाद जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता, जन समर्थन पूरे देश भर में फैल रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी से लेकर गुजरात तक, आज लोग अरविंद केजरीवाल जी को अपने दिल में बसा रहे हैं, और उसके बाद सीबीआई की रेड हो जाती है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये एक स्पॉन्सर्ड तरीके से एजेंसियां छोड़कर अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को खत्म करने का मकसद है। आज से पहले आपके ही चैनल पे कई बार बहस हुई और ये पूछा जाता था, चित्रा जी, कि मोदी बनाम कौन? हर चुनाव से पहले मोदी वर्सेस हु। आज जब लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को एक विकल्प के तौर पर देखा और कहा, हमें जवाब मिल गया मोदी बनाम कौन का, मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल, ये देखकर भाजपा घबरा गई है, डर गई है, प्रधानमंत्री घबरा गए हैं, और आज उन्होंने सीबीआई, ईडी और न जाने क्या क्या हम पर छोड़ दिया। हम जब भी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बात करते हैं चित्रा जी, तो 2 बातें करते हैं, आप अच्छी तरीके से जानती हैं। पहला है शिक्षा मॉडल और दूसरा है स्वास्थ्य का मॉडल, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल है। पहले स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाला, अब शिक्षा मंत्री को जेल में डाल रहे हैं, ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य, 2 जो बड़े अहम स्तंभ हैं केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के, इनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दो, अरविंद केजरीवाल को खत्म कर दो।
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं भाजपा के लोगों को कि अरविंद केजरीवाल जी उस आंधी का नाम है जो रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग चैन की सांस तभी लेंगे जब भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। आप हम पे जितने जूम करने करते हैं और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कहते हैं शराब की नीति में, मैं बस खत्म कर रहा हूं, ये कहते हैं शराब की नीति में घोटाला हो गया। अरविंद केजरीवाल जी की जमकर तारीफ कर ली, वो समझ में आता है, लेकिन क्या आपने मेरा सवाल सुना था? मेरा सवाल था 144 करोड़ क्या माफ किए गए शराब कंपनियों के? सबसे बड़ा सवाल यह है, सिसोदिया की निजी गाड़ी की भी जांच कर रही है सीबीआई। बड़ी जानकारी ये भी सामने आई है, मनीष सिसोदिया के घर 9 घंटे से सीबीआई का छापा जारी है। और अब आपको बता दें, बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि उनकी निजी गाड़ी की भी जांच की जा रही है। अब मेरा अगला सवाल आपसे ही, और मैं उम्मीद करूंगी कि राघव चड्ढा जी इसका संक्षेप में और टू द पॉइंट जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल है, मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट में कहा गया था कि नई नीति के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को फायदा पहुंचाया गया। रिपोर्ट में सीधे सीधे मनीष सिसोदिया जी का नाम लिया गया है। इस बारे में क्यों नहीं बात करते? ये बात ठीक है कि राष्ट्र की बात है, आप लोग आगे चुनाव में बढ़ रहे हैं, लोकप्रियता बढ़ रही है, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन अभी शराब नीति को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इसका सीधा जवाब चाहिए ना। देखिए इस केस में, हाँ चित्रा जी मैं आ रहा हूं, मुख्य सचिव का ही जवाब दे देता हूं। देखिए दिल्ली का जो गवर्नेंस का सिस्टम है उसमें चीफ सेक्रेटरी कौन लगाता है? भाजपा लगाती है। उपराज्यपाल कौन लगाता है? भाजपा लगाती है। विजिलेंस डिपार्टमेंट किसका है? भाजपा का है। एंटी करप्शन विंग कौन चलाता है? भाजपा चलाती है। सीबीआई कौन चलाती है? भाजपा चलाती है। ईडी कौन चलाती है? भाजपा चलाती है। दिल्ली पुलिस कौन चलाती है? भाजपा चलाती है। जब ये सारी एजेंसियां, सारे अफसर और मुख्य सचिव खास तौर पे भाजपा द्वारा नियुक्त व्यक्ति है, तो आप क्या सोचते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल जी की तारीफ में रोज लव लेटर लिखा करेगा भारत के नाम, या भारत के नाम संदेश जारी करेगा कि झाड़ू पे मोहर लगाकर अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाओ? उससे तो आप यही एक्सपेक्ट करेंगे। और जहां तक शराब नीति में ये कथातथित घोटाला हो गया, स्कैम हो गया, उस पर बस मेरी एक बात सुन लीजिए आप। अगर शराब नीति के घोटाले की बात होती तो गुजरात जहां शराब बंदी है वहां 10,000 करोड़ का सालाना अवैध शराब का व्यापार चलता है, वहां सीबीआई जाती है? नहीं जाती है। अगर नशे की बात होती तो गुजरात में आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े ड्रग्स की रिकवरी हुई, हीरोइन की, ओपीएम की, वहां सीबीआई जाती है? नहीं जाती है। अगर भ्रष्टाचार मुद्दा होता तो बुंदेलखंड में आज से कुछ ही दिन पहले जब प्रधानमंत्री जी ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, 5 दिन बाद वो सड़क धंस गई, वहां घोटाला हुआ, लेकिन वहां भ्रष्टाचार हुआ, वहां सीबीआई नहीं गई। तो मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं, मुद्दा केजरीवाल है। मुद्दा शराब नीति नहीं, मुद्दा केजरीवाल है। केजरीवाल को रोको, केजरीवाल को खत्म करो। केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है। राघव चड्ढा जी यही बता रहे हैं कि चूंकि राष्ट्र को नंबर 1 बनाने का संकल्प उनकी ओर से ले लिया गया, उसके 2 दिन के बाद ही आप लोगों की ताबड़तोड़ ये छापेमारी की कार्रवाई शुरू हो गई। घोटाला क्या है जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं? और उन्होंने खारिज भी किया कि तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है तो ये ईडी और सीबीआई तो हमारे पीछे लगाएंगे ही। प्रवेश वर्मा जी, सुबह से अपना रेड चल रही है और दिल्ली के अंदर में जो लिकर स्कैम हुआ है उसके ऊपर में बात चल रही है, मगर आम आदमी पार्टी के लोग इस सारे मुद्दे को बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं और खुद ही अपनी पीठ को ऐसे वो करते हैं कि हमारे नेता बहुत अच्छे हैं और हमारे नेता प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होने वाले और फलाना फलाना। ये खुद ही अपने आप ही अपने गीत गाने लग जाते हैं। जनता ऐसा कह रही है, जनता ऐसा कह रही है, हमने तो नहीं सुना जनता क्या कह रही है। तो सवाल ये है कि लिकर स्कैम हुआ या नहीं हुआ। मैं यहाँ पे अपना राघव जी को 2 पिक्चर दिखाता हूँ। ये हैं माननीय दिनेश अरोड़ा जी। एक पिक्चर में ये मनीष सिसोदिया के साथ में दिखाई दे रहे हैं और एक पिक्चर में अरविंद केजरीवाल के साथ में दिखाई दे रहे हैं। ये दिल्ली में 8-10 पब चलाते हैं जहां पे मनीष सिसोदिया इनके पब में जाते हैं। ये उसका पिक्चर है। जैसे ही सीबीआई जांच शुरू होती है, ये दिनेश अरोड़ा जी कहीं पर हमारा देश छोड़कर चले जाते हैं, भाग जाते हैं जांच से डरकर। और ये पिक्चर भी मनीष सिसोदिया जी सारे सोशल मीडिया से डिलीट करवा देते हैं। अगर ये सही हैं, ये ईमानदार हैं, तो आपने ये पिक्चर क्यों डिलीट कराई? और विजय नैयर और दिनेश अरोड़ा देश छोड़कर क्यों भागे? ये सीधा सीधा जवाब दें। और मैं इनसे दूसरा मेरा प्रश्न है कि जो इन्होंने L1 का कमीशन था उसको 2% से 12% कर दिया। पहले दिल्ली में 2% था। जैसे ही सीबीआई की जांच होती है शुरू,
उसको 12% से फिर से 2% किया जाता है, पुरानी अपना पॉलिसी लागू कर दी जाती है। वहां पर पंजाब में ये सेम पॉलिसी को लेके आते हैं, वहां पे L1 का कमीशन था 0%, वहां पे इन्होंने बढ़ाकर कर दिया 10%। अब जब ये बात करते हैं बार बार कि दिल्ली का रेवेन्यू 9,000 करोड़ रुपए होने वाला था, तो उसमें अगर हम बात करें 12% कमीशन की तो 1,000 करोड़ रुपए होता है। अब सारा गेम क्या है, ये पूरी लिकर पॉलिसी में सारा घोटाला क्या है, घपला क्या है, स्कैम क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इन्होंने क्या किया कि उसको अपना कमीशन को 2% से 12% कर दिया जी, और 6% उनसे अपना किकबैक लेना शुरू कर दिया। अब जो सारी दुकानें थी, L1 उनको क्रेडिट नोट देते थे 5 करोड़ का, 2 करोड़ का, 10 करोड़ का, और उनसे किकबैक ले लेते थे, कैश ले लेते थे। ये माननीय दिनेश अरोड़ा जी सारा पैसा इकट्ठा करते थे। ठीक है। एक कोई अर्जुन पांडे नाम से व्यक्ति है, वो पैसा इकट्ठा करते थे। यहाँ पे ओबराय होटल में इनका पूरा स्वीट वहां पे बुक था, वहां पर मनीष सिसोदिया जी जाते थे। लेकिन टाइमिंग को कोई लेकर ओखला तो में सवाल वेयर हाउस पूछे था, जाएंगे ना गुड़गांव में प्रवेश कोई वर्मा जगह जी। थी जहां पर पैसा ठीक इकट्ठा है। होता था। इस सवाल के साथ मैं जाऊंगी राघव चड्ढा जी, कुछ बोला 3 महीने से अरविंद केजरीवाल ने 3 महीना पहले अरविंद केजरीवाल ने ही बता दिया था कि मनीष सिसोदिया जी के ऊपर में होने वाली है कार्रवाई। 3 महीना उनको दिया गया। हम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि मनीष सिसोदिया के घर में कोई कैश मिलने वाला है, क्योंकि उनको पता था कि सीबीआई जांच चल रही है, एक दिन वो घर पे आने वाले हैं। मगर उनका फोन का डाटा या उनका कंप्यूटर का डाटा या कोई कागज, ये सीबीआई वहां पर ढूंढने गई है। 22 जगहों पर अपना रेड चल रही है। ठीक है। मैं आपको यहाँ के अपना राघव जी को मैं कहना चाहता हूं, आपके चैनल पर 100 बार बोलें कि मनीष सिसोदिया ईमानदार हैं, क्योंकि इसको दोबारा से बाद में दिखाइएगा जब ये कोर्ट में सारे सबूत वहां पर पेश हो जाएंगे और हमारे उप मुख्यमंत्री जी जेल चले जाएंगे। इसको दोबारा दिखाइएगा। आज तो कुछ भी आज तो कुछ भी बोल सकते हैं। सीबीआई कभी किसी के घर जाती, कोई सीबीआई किसी के घर जाती, कोई कहता है कि हमने कोई पाप किया है? सब बोलते हैं हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। राघव चड्ढा जी, वो आपको चुनौती दे रहे हैं कि आप बोलिए कि ईमानदार हैं कि नहीं है मनीष सिसोदिया जी। अब मुझे भी इतना ही समय दीजिएगा जितना इनको दिया, बिना किसी रोक टोक के। मुझे पूरा विश्वास है आप देंगी। चित्रा जी, मैं एक बार नहीं, मैं 1,00,000 बार बोलूंगा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त लोग हैं। अपना करियर बनाने या पैसा बनाने नहीं, अपना करियर छोड़कर और कई हजारों लाखों रुपए की नौकरी को लात मारकर देश को बचाने के लिए, देश की राजनीति को साफ करने के लिए नंबर 1। नंबर 2, मुझे रोकिए नहीं, देखिए रोकिए नहीं, इनको शांत कराएं। चित्रा जी के बारे में भी आप यही बोलते थे 3 महीना पहले। सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दिया। आपको शांत कराना पड़ेगा चित्रा जी, ऐसे बहस नहीं चल पाएगी। एक एक करके माननीय सांसद जी, मैंने माननीय सांसद जी का जवाब दिया। जैन ईमानदार है, इनको शांत करा। आज वो 3 महीने से जेल में है। ये शांत हो जाए तो आप कट्टर ईमानदार बोलते थे राघव चड्ढा जी, अभी 3 महीने से जेल में हैं, वो बता रहे हैं। हाँ, मैं वो भी कट्टर ईमानदार है। अरे आज नहीं, मैं आ जाता हूं उस पे। वो जेल में है तो वो जेल में कोई कैदी के तौर पर नहीं है। वो एक उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने निराधार मुकदमे करे। आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक ऐसा राक्षस बन गया है, वो राज चलते किसी भी आदमी को जेल में डाल दे उसकी बेल नहीं होती है। आज कोई इकलौता थोड़ी उदाहरण है, हजारों उदाहरण है इस देश भर में। 2-2, 3-3 साल तक ये अंडर ट्रायल्स को जेल में रखते हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि उनको कोई सजा हो गई या वो दोषी करार दिए गए। नंबर 1, तो इन दोनों चीजों को प्लीज कृपया कर एक उदाहरण बता दीजिए कि किसी मंत्री को डाल दिया। तक आप लोग बात कर रहे हैं, देखिए इनको शांत कराना पड़ेगा। ठीक है, राघव चड्ढा जी, बहस नहीं हो पाएगी। मैं भी ओवर स्पीक कर सकता था। ठीक है। अब मेरा सवाल है राघव चड्ढा जी, मैं भी चिल्लाता बोलता रहता तो माननीय सांसद एक वाक्य भी नहीं बोल पाते, फिर उसको क्यों बदला गया? जो लोगों के जहन में सवाल है, उस सवाल का जवाब तो आपको एड्रेस करना पड़ेगा ना राघव चड्ढा जी। राघव जी, मैं जवाब बोलिए। मैं आपके पास आऊंगी, एक बार इनकी बात पूरी हो जाए। देखिए, बीच में रोक टोक करेंगे तो वो बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, वो नहीं मैं अगर रोक टोक को कराया तो आप एक वाक्य भी नहीं बोल पाएंगे। नहीं, राघव चड्ढा जी वो नहीं बोलेंगे, लेकिन सवाल ये है ऐसा भद्दा ना लगे, हम सम्मानजनक तरीके से बहस करते हैं। ठीक है, लेकिन सवाल ये है, थोड़ी मर्यादा में रहकर बहस करते हैं। अगर आप लोग जो नई पॉलिसी लेकर आए थे वो ठीक था, तो फिर उसको क्यों बदला गया? बोलिए राघव जी, बोलिए। और इस बदलाव के हेरफेर में क्या बड़ा नुकसान राजधानी दिल्ली को नहीं हुआ है राघव चड्ढा जी? अब देखिए, पहली चीज तो यह है कि मैं आज से कुछ दिन पहले भी एक्साइज पॉलिसी पे ही बहस थी, इसी शराब नीति पर बहस थी आपके चैनल पर। अंजना जी उस शो को चला रही थी, आज आप चला रही हैं। मैं बात कर पूछ थक गया कि इसमें घोटाला क्या है। हर सरकार नीतियां बदलती हैं, हमने नीति बदल दी, इसमें घोटाला क्या है?
कहां किसने करोड़ों रुपए कमा लिए, कहां पैसे चले गए। कह रहे हैं कुछ लोग देश छोड़ के चले गए। अरे भाई, देश तो विजय माल्या और ललित मोदी छोड़ के गए। कस्टम अथॉरिटी और एयरपोर्ट आप चलाते हैं, कोई भी लोगों का नाम लेकर कहते हैं ये लोग देश छोड़ के चले गए, उससे हमारा क्या लेना देना। नंबर 2, मैं आपको साफ तौर पर बता देता हूं, राजेंद्र कुमार, सुन लीजिए, राजेंद्र कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री के निजी सचिव थे, उनको अरेस्ट किया गया, उन पर रेड किया गया। 6 साल हो गए, आज तक उस मुकदमे में 1% भी सीबीआई और ईडी आगे नहीं बढ़ी। मनीष सिसोदिया जी के घर पे आज से 4 साल पहले भी सीबीआई की रेड हो चुकी है, उस मुकदमे में क्या मिला? अरविंद केजरीवाल जी के घर पर सीबीआई की रेड हो चुकी है, उसमें क्या मिला? हमारे 40 विधायकों पे दिल्ली पुलिस, इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई की रेडें हो चुकी हैं, क्या मिला? हर बार जब कोई रेड होती है, ये लोग कैमरे पर आकर कहते हैं हजारों करोड़ का घोटाला है, कमीशन खा ली, किकबैक खा लिया, अंत में इनको कोर्ट से फटकार मिलती है, हम बाइज्जत बरी होते हैं। अब आपके चैनल पर मैं कहता हूं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो घोटाला हुआ और गुजरात में अवैध शराब का 10,000 करोड़ का सालाना व्यापार भाजपा के नेता चलाते हैं, अब कराइए जांच, कोई तो जांच कराए। जांच एजेंसियां इनकी, मुख्य सचिव इनका, उपराज्यपाल इनका, और आकर चिल्लाते हैं कैमरे पे कि भ्रष्टाचार हो गया। नंबर 1। नंबर 2, अब मुझे एक चीज बताएं, अगर भ्रष्टाचार से वास्तव में ये लोग लड़ना चाहते हैं तो येडियुरप्पा तो इनकी पार्टी के ना, चित्रा जी, 12% क्यों किया कमीशन, इतना पूछ लीजिए। उन पे स्कैम के आरोप लगे थे। हेमंत बिस्व शर्मा जब कांग्रेस में थे तो बेईमान थे, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा जब भाजपा में आ जाते तो ईमानदार हो जाते। नारायण राणे जब दूसरी पार्टी में थे तो उनपे आरोप लगे भ्रष्टाचार के, भाजपा में आ गए तो ईमानदार हो गए। शुवेंदु अधिकारी को यही परवेश वर्मा साहब और भाजपा कहती थी शारदा चिटफंड के मार्केट मास्टरमाइंड है, वही शुवेंदु अधिकारी जब भाजपा में आते हैं तो ईमानदार हो जाते हैं। तो मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं है चित्रा जी, मुद्दा केजरीवाल है, मुद्दा केजरीवाल को रोकना है। और मोदी बनाम केजरीवाल जो भारत की राजनीति बनती जा रही है, ये उसका खौफ है, ये केजरीवाल का खौफ है, जो इन लोगों से आज ये सारे अपराध आलोक शर्मा जी, मैं आपके पास फौरन आऊंगी, एक बार मैं जवाब ले लेती हूँ। प्रवेश जी, वो बार बार इसी बात पर फोकस करते हुए कि दरअसल अरविंद केजरीवाल का जो बढ़ता कद है, राजधानी दिल्ली के वो कई बार मुख्यमंत्री रहे, पंजाब जीत लिया, दूसरे राज्यों में भी उनकी पैठ बढ़ रही है, क्या इसी से डरी हुई है बीजेपी, इस वजह से अब सीबीआई और ईडी को पीछे पीछे लगा दिया है उनके मंत्रियों पर? ये वही है ना अरविंद केजरीवाल जी जिनकी उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हो गई, ये वही है ना अरविंद केजरीवाल जी जिनकी गोवा में और उत्तरांचल में जमानत जब्त हो गई, ये वही है ना अरविंद केजरीवाल जी। तो आप अगर खुद ही बोलते रहें कि उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, इससे क्या होने वाला है राघव जी? और आप ये बार बार बोल के कि सीबीआई आएगी, कुछ नहीं मिलेगा, आप ये बोल बोल के मनीष सिसोदिया को जेल में भिजवा देंगे। अभी आपको सोचना चाहिए कि आपको उनको कैसे बचाना है। अगर वो सरकारी गवाह बन जाएं तो उनकी सजा थोड़ी सी कम हो जाएगी। जमानत जब्त नहीं हुई, मैं केरल में आपकी जमानत जब्त नहीं हुई, मैं आपको पूरी इजाजत देता हूँ, आप मेरे बीच में बोलिए। कितना वोट मिला भाजपा को? मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ, आप अपना मेरे बीच में बोलिए। आपकी जमानत, अब हम आते मुद्दे पर, आप इतना जवाब दे दीजिए कि आपने L1 की कमीशन को 2% से 12% क्यों किया? आप बताएं, केवल इतना जवाब दे दीजिए। बीजेपी की कितनी सीटें हैं? हमने कितना परसेंट वोट मिला तमिलनाडु में, जिस इशू के ऊपर में केरल में कितना परसेंट वोट मिल गया बीजेपी पर बात करें ना। आपने अरे गुजरात में 150 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पी के मर गए। वहां की शराब नीति पे जरा ऑडिट कराओ, वहां की शराब नीति पे जांच कराओ। ठीक है, एक एक करके जवाब दे लीजिए। गुजरात की शराब नीति पे बहस कराओ ना। गुजरात में कई 100 लोग जहरीली शराब पी के मर गए। एक बार प्रवेश जी की बात हो जाए, उसके बाद राघव जी आप बोलिएगा, उनका सवाल समझ में नहीं आया। फिर आप चेंज कर रहे हैं, ये बात गलत है, फिर आप चेंज कर रहे हैं। बोलिए L1 की कमीशन 2% से 12% क्यों करी राघव जी? इस बात का जवाब दे दीजिए। और पंजाब में L1 की कमीशन को 10% क्यों किया राघव जी? केवल इस बात का जवाब दे दीजिए। बोले राघव चड्ढा जी। देखिए चित्रा जी, मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बस एक बड़ी बात कहना चाहता हूं। अगर शराब नीति का सवाल होता तो गुजरात में 150 लोग जहरीली शराब पी के पिछले महीने मर गए, वहां जांच होती सीबीआई की तरह जी। ये बात तो गलत है। डायरेक्टरेट जिस कमीशन को बढ़ाने की वो बात कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं देकर उनको चुप करा दे रहे हैं। आप उनको चुप करा दीजिए, जवाब सही दे रहा है चड्ढा जी। हर सरकार नीति लाती है,
L1 हर की सरकार कमीशन 2% से 12% क्यों करी? इस देश के कई राज्यों में ऐसी कौन सी नीति है जिसमें सरकार का राजस्व कई राज्यों में वो कम हो जाए? ऐसी कौन सी नीति है? तो क्या जो नीति आप लेकर आए उससे राजधानी दिल्ली को नुकसान हुआ है? कि मैन्युफैक्चरर का क्या मार्जिन होगा, एक भी राज्य बता दीजिए जिसमें 12% है नुकसान की। मैं उसमें पूरी प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया राघव चड्ढा जी। साफ साफ लिखा हुआ है रिपोर्ट में, पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया राघव चड्ढा जी। ये बात सही है, गुजरात में मामला गंभीर है, बाकी जगहों का भी मामला गंभीर है, लेकिन अभी राजधानी दिल्ली की बात हो रही है ना, दिल्ली की अभी तो राजधानी दिल्ली की बात हो रही है ना सर। मैन्युफैक्चरर ये कहाँ लिखा है और अपना रिटेलर वो एक नहीं हो सकते हैं, ये तो मगर एक उपराज्यपाल हो की गए। चिट्ठी में लिखा है। उपराज्यपाल की चिट्ठी कोई सत्य तो है नहीं। उपराज्यपाल की 2% से 12% क्यों किया कमीशन? थोड़ी मांग सकते हैं, तो भाजपा के कार्यालय चित्रा में जी कमाल की बात ये देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सरकार बने की आरोप हैं। एक्साइज की ड्यूटी और 1% सालाना है। आमदनी में बता देता हूँ, सरकार की एक्साइज की ड्यूटी 1% है। जो मुख्य सचिव की जांच रिपोर्ट है राघव चड्ढा जी, उसमें 4 कानून तोड़ने के गंभीर आरोप हैं। 2% से आप 12%। कैसे, तो मैं डिटेल आपको बता दूंगी। हुआ सरकार को, आप कह रहे हैं मुनाफा हुआ है। मुख्य सचिव 2% से 12% क्यों किया, इतना बता दीजिए। अरे मुख्य सचिव कौन, किसका आदमी है मुख्य सचिव? 2% से 12% क्यों किया पॉलिसी में? किसने लगाया मुख्य सचिव राघव को? जी, 2% भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से ये कमीशन के बारे में चुने नहीं हुए बोलेंगे नेता, क्योंकि वही चुने घपला हुए है। लोग जब मुख्य सचिव और अधिकारी ठीक लगते है हैं, राघव चड्ढा जी, लेकिन यहाँ पर जो आंकड़े आए हैं सामने, जिससे दिल्ली को नुकसान हुआ है, वो आंकड़े भी सामने मैं चाहूंगी जरा दिखाया जाए। शराब कारोबार का क्या सच है वो भी दिखा रहे हैं, आंकड़ों के साथ दिखा रहे हैं राघव चड्ढा जी, और इसी पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जवाब दे देंगे। वो बार बार पूछ रहे हैं 2% से 12% कमीशन क्यों किया, इसका सीधा जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आलोक जी के पास जाऊं, बाकी लोग भी इंतजार करेंगे। राघव चड्ढा जी सीधा से जवाब, बिना इधर-उधर की बात की। नहीं, मैं आपको जवाब दे देता। हाँ, नहीं, मुझे 2% से 6% हुआ कि 12% हुआ कि 120% हुआ, इससे कुछ ना इसकी जानकारी है ना इससे लेना देना है, लेकिन इसमें घोटाला कहाँ हुआ? मैं कह रहा हूं 2 से 25% हो गया। घोटाला कहाँ हुआ? अरे भाई, ये तो पॉलिसी में लिखा। अच्छा, ये तो सरकार ने जो सरकार ने पॉलिसी बनाई, पॉलिसी में लिखा, इसमें घोटाला कहाँ हो गया? करोड़ रुपए की किसने कमाए, अरबों रुपए किसकी जेब में गए? 2% कमीशन दे रहे थे, इसमें अभी घोटाला उसको कहाँ हुआ? 12% दे रहे हैं, और उससे उसके 10% वापस ले रहे हैं। यही तो घोटाला है। प्रवीण शर्मा जी कह रहे हैं घोटाला कहाँ हुआ, नियम बनाए गए, नियम वापस ले लिए गए, घोटाला क्या है इसमें? इसमें घोटाला कहाँ हो गया? और जांच करें, तो यही तो घोटाला है कि आपने 2% से 12% आपके प्राइवेट प्लेयर को दे दिया, जितनी मर्जी जांच करें। आपने उसको पॉलिसी में फिक्स कर दिया। अरे इसमें कि घोटाला इस कहाँ का है? जो कमीशन है वो 2% नहीं होगा, 12% होगा। कोई प्राइवेट प्लेयर अगर व्यापार करेगा तो मुनाफा तो कमाएगा, बिना मुनाफे के कोई प्राइवेट प्लेयर काम करता है? आज तक चैनल चल रहा है, ये भी प्राइवेट प्लेयर है, आज तक चैनल भी मुनाफे पे चलता है। हर व्यापारी मुनाफे के लिए काम करता है। अगर कोई व्यापारी मुनाफे के लिए काम कर रहा है, इसमें घोटाला कहाँ हुआ? इसमें घोटाला कहाँ हुआ? ये बात इसमें आम आदमी पार्टी ने क्या घोटाला कर दिया? इस बात को, इसमें मनीष सिसोदिया ने क्या करोड़ों कमा लिए? ये केजरीवाल का डर आपको सता रहा है। ये केजरीवाल का डर है और मनीष सिसोदिया माननीय जेल में चला सांसद साहब, ये केजरीवाल का डर है जो भूत बन के आपके सपनों में आते हैं और आपको जगा देते हैं। ठीक है, अब जरा मैं बाकी मेहमानों को लेकर आना चाहूंगी। आलोक शर्मा जी भी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार हम दिखा रहे हैं। देखिए राघव चड्ढा जी, वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि 2 से 12% क्यों किया गया। इसके अलावा जो घाटा हुआ है, दरअसल कुछ ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाकर उनसे दूसरे तरीके से फायदा लिया गया है। यही तो घोटाला है जिसका जिक्र बार बार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, और हम दिखा भी रहे हैं शराब कारोबार का सच क्या है और कितने करोड़ का आप लोगों को नुकसान हुआ है। लेकिन एक बार आलोक शर्मा जी को लेकर आना चाहूंगी। आलोक शर्मा जी, क्या आपको भी लग रहा है 12% कमीशन कर दिया, घोटाला नहीं हुआ? ठीक है आलोक शर्मा जी, बाकी लोगों से भी एक कमेंट में ले लेती हूँ। आलोक शर्मा जी, क्या कांग्रेस पार्टी को भी ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, इसीलिए सरकार ने उनके पीछे सीबीआई और ईडी लगा दी है? आलोक शर्मा जी, सबसे पहले तो जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाई। और नए भारत में जन्माष्टमी के दिन हम शराब पर चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए भी देश की जनता को बहुत बहुत बधाई। आप बेकार में इन दोनों से टाइम खराब कर रहे हैं चित्रा जी। देखिए, फाइल तो असली मेरे पास रखी है, ये फाइल है असली। ये वही फाइल है जो केजरीवाल जी बार बार दिखाते थे कि शीला दीक्षित जी के सारे भ्रष्टाचार इसमें हैं, और शीला दीक्षित जी के पोस्टर लगा दिए दिल्ली में, शीला दीक्षित जी भ्रष्टाचारी हैं। ये वही फाइल है। ये
ये आज नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले लोग, इनसे पूछना चाहता हूं दोहरे मापदंड क्यों हैं? भाइयों बहनों मित्रों, पहली बार पंजाब में भगवंत मान ऐसे मुख्यमंत्री हुए हिंदुस्तान के इतिहास में जिन्होंने आरोप लगते ही मंत्री को हटा दिया है। यहां तो जेल में पड़े 2-2 महीने से। ये मनीष सिसोदिया राजदार हैं, इनके सत्येंद्र जैन इनके राजदार हैं। इसलिए आज पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी इनके बचाव में आ गई है। और सच्चाई ये है कि केजरीवाल ही असली मुद्दा है। ये जो बार बार कह रहे हैं ना राघव चड्ढा जी, ये सच बोल रहे हैं। इनके मुंह पे सरस्वती मां बैठी हुई हैं। मुद्दा केजरीवाल ही हैं, जिन्होंने आज तक कोई मंत्रालय नहीं लिया। मुद्दा केजरीवाल ही हैं। ये सब तो मुखौटे हैं। दिमाग सारा केजरीवाल का ही है। 2% से 12% करके ही तो पंजाब में हजारों करोड़ रुपया खर्च करके इन शराब माफियों से लेकर चुनाव लड़ा है। नहीं तो पैसा कहां से आ रहा है? सब ये तो सब करोड़पति घराने के लोग थे। सब ये पंजाब में एक एक विधानसभा में कि जिस तरह से पैसा बहाया गया था, कहां से आया था? तमाम विरोध के बाद भी शराब नीति लागू हुई और शराब नीति में 3-4 व्यापारियों को चुना गया अपने मनपसंद। और 2% से 12% राघव जी नहीं बता रहे क्यों किया गया। चुनाव लड़ना है ना भाई। गुजरात में भी ये जो 700-800 करोड़ रुपया हर साल खर्च हो रहा है दिल्ली के अंदर, ये कहां से राघव चड्ढा जी के घर से आ रहा है या मनीष सिसोदिया जी के मामा जी के यहां से आ रहा है? ये पैसा दिल्ली की जनता का है। प्रिय राघव चड्ढा जी आए थे, मुझे याद है कोरोना के टाइम पर सबसे पहले दिल्ली ने हाथ खड़े किए थे। हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं हमारे पास, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। हमें तो शराब की दुकानें खोलनी पड़ेंगी। जब ये राघव चड्ढा जी दिल्ली में हुआ करते थे। सच्चाई है कि नहीं? और ये वही फाइल है राघव चड्ढा जी, पहचान लो इसको, जो अन्ना हजारे के वहां सर के ऊपर से आप लोग वारते थे कि ये है, देखिए ये केजरीवाल का देखिए घोटाला सामने आ रहा है। देख लिया ना आपने? ये दोहरे मापदंड क्यों है भाई? दिल्ली का एक मंत्री था, उसका नाम था आसिम। आरोप लगा, पहले दिन अगले दिन साफ छुट्टी। पंजाब का मंत्री एक, उस पर एक व्यापारी ने आरोप लगाया, मेरे से कमीशन मांगा है। अगले दिन केजरीवाल ने 2 फोटो पीछे लगा के बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नैतिकता का पाठ पढ़ा दिया पूरे देश को। अरे वो जेल में पड़े, उनको मंत्री पद से तो हटा दो भाई। ये मनीष सिसोदिया के घर में तो सीबीआई घुस गई, अब तो इसको यहां से हटा दो। दुर्भाग्य है इस देश का कि 2G और तमाम चीजें का जो दिखावा करके आप लोगों ने देश को बरगलाया। असली मुद्दा केजरीवाल है। और केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता जब जूते मारेगी ना, तब आप सत्ता छोड़ेंगे, उससे पहले ऐसे थोड़ी भाषा से हम आप सबसे भ्रष्ट हैं। डिबेट में दिल्ली को भ्रष्टाचार के गर्त में डुबो दिया आप लोगों ने। ये बात तो सच है ना राघव चड्ढा जी? मैं आप केवल लोग एक बात कहना फाइलें चाहता लेकर घुमा हूं, करते थे, शीला दीक्षित के ऊपर कितने आरोप लगाए और आखिरकार क्या निकला उसका? जो 2% से 12% शीला दीक्षित को बदनाम किया, तब शर्म नहीं आई? हर चीज पर यू टर्न लेकर चले गए। वीपी हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है? अब जवाब ले लेते हैं, आलोक जी, अब जवाब ले लेते हैं ना, जवाब सुन लीजिए राघव चड्ढा जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं राजदार हैं ये लोग, इसीलिए बचाने की कोशिश की जा रही है इनको। हाँ, दोनों राजदार हैं, ये राजदारों को बचाया जा रहा है। ठीक है सर। देखिए, आपको याद होगा, इनको आवाज इनका थोड़ा सा फेडर शायद कम कर दें आप। देखिए, आपको याद होगा चित्रा जी, जब हमारी सरकार बनी थी, पहली सरकार बनी थी 49 दिन की, उस सरकार के पहले हफ्ते के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने एंटी करप्शन ब्रांच का इस्तेमाल करते हुए 4 बड़े मुकदमे दर्ज करे थे, जिसमें केंद्र में बैठे कांग्रेस पार्टी के पेट्रोलियम मंत्री देवरा साहब भी शामिल थे। तब हमारे पास एंटी करप्शन ब्रांच थी। हमने सारे ट्रांसपोर्ट स्कैम से लेकर सारे स्कैम्स में इंक्वायरियां खोली और जून के महीने के अंदर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन लाकर वो एंटी करप्शन ब्रांच जो दिल्ली सरकार के अधीन आता था वो छीन लिया। यानी कि भ्रष्टाचार से लड़ने वाले दिल्ली सरकार के जितने भी महकमे थे वो सारे छीन लिए। हमारा उपराज्यपाल एक निष्पक्ष बॉडी होती थी, उसको छीन लिया। मुख्य सचिव निष्पक्ष अधिकारी होता था, उसको छीन लिया। विजिलेंस डिपार्टमेंट छीन लिया। एंटी करप्शन ब्रांच पूरी तरीके से छीन ली। तो ये बात तो आलोक जी मुझसे बेहतर जानते हैं। आलोक जी की पार्टी को आज के समय दिल्ली की और देश की उतनी ही चिंता है इन लोगों को जितनी सीटें इनकी दिल्ली विधानसभा में, यानी कि 0। मुझे लगता नहीं आप कांग्रेस को
आप कांग्रेस को दिल्ली की बहस में बुलाने का फायदा ही नहीं है। ये तब भी शून्य पे थे, ये बेचारे आज भी शून्य पर हैं। इन्होंने अपनी स्थिति बरकरार रखी हुई है, इनसे ज्यादा मैं उलझता नहीं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। देखिए मेन मुद्दे पे पहली बार जब सरकार बनी थी तो ये लोग खड़े थे। मैं एक बड़ी बात जिनको आप कह रहे हैं कि दिल्ली की बहस में बुलाइए मत। देश को भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ाया मैं जरा जवाब ले लेती हूँ आलोक शर्मा। लगातार आप बोलेंगे तो जवाब कैसे सुनेंगे? आलोक जी जवाब सुनिए ना। देखिए राघव जी भूल गए जब आपकी कम सीटों वाली सरकार बनी थी तो यही लोग पीछे खड़े थे। आज आप कह रहे हैं कि इनको लाने की जरूरत क्या है दिल्ली की बहस में? नहीं कोई बात नहीं, हाँ मैं बताता हूं। ऐसा है चित्रा जी, पहली चीज तो यह है कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, हो सकता है निष्पक्ष पत्रकार हैं, आप ये बात जानती हैं कि अल्पमत की सरकार और गठबंधन की सरकार में क्या फर्क होता है। हमारी अल्पमत की सरकार थी, गठबंधन की सरकार नहीं थी, नंबर एक। नंबर दो, कांग्रेस को तो दिल्ली के लोगों ने अपना आईना दिखा दिया और आप देखिए आज कांग्रेस पहले भी शून्य पे थी, आज देखिए आज आजाद। प्लीज आलोक जी उनकी बात हो जाए, दोनों लोग बैठी हुई है, एक बार उनसे मैं जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं बाकी दो लोगों के पास जाऊंगी। जल्दी से अपनी बात जल्दी से अपनी बात को पूरी करें राघव चड्ढा जी, जल्दी से प्लीज। केवल आप इतना मैं गला फाड़ कर बोलना चाह रहे हैं प्लीज आलोक शर्मा जी। अब देखिए आलोक जी लगातार आप बोलेंगे फिर मुझे आवाज आपकी नीचे डाउन करनी पड़ेगी। प्लीज सर राघव चड्ढा जी अपनी बात जल्दी से पूरी करें। दो और मेहमान अब तक बिल्कुल नहीं बोले, आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, प्लीज जल्दी से अपनी बात को आगे बढ़ाइए। मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए, मुझे जरा आधा मिनट दे दीजिए बस। आजाद भारत के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली राजनीतिक शक्ति का नाम है आम आदमी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को 10 साल लगे थे अपना पहला राज्य जीतने में। हम 10 साल में 2 राज्यों में सरकार चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपना पहला सांसद जीतने में 5 साल लगे थे, हमने अपने शुरुआती दौर में ही 4 सांसद जीते। सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी को रोकना चाहते हैं, और रोकना कुछ ऐसा चाहते हैं कि मुझे भी बहस पे नहीं बोलने दे रहे हैं, मेरी भी आवाज दबाएंगे। देखिए मुझे भी नहीं बोलने दे रहे हैं चित्रा जी, ये लोग इतना खौफ, इतना डर खौफ है आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल। अब ये मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कौन कहां जीत रहा है उस पर किसी और दिन बहस करेंगे। शराब मामले में घोटाला हुआ है नहीं हुआ है, जो आरोप लग रहे हैं जल्दी से। ठीक है आलोक जी जल्दी से राघव चड्ढा जी जल्दी से। मैं तो कहता हूं, मैं स्वागत है मुद्दे पर इनकी जांच का स्वागत है, सीबीआई भेजो, ईडी भेजो, आपकी जांच का स्वागत है। बार-बार क्यों कहा जा रहा है जो पहले सारे मुकदमे में हुआ कि बीजेपी लगा दिया, जो पहले हुआ वही होगा। पानी का पानी हो जाएगा। मैं विश्वास के पास जाते हुए और जांच का रोक रहे हैं, कोई जांच रोक रहा है? ठीक है जांच किसने रोकी? तो जांच कैसे रोकेंगे, ये भी तो बड़ा सवाल है ना। जांच होए ना, आप भी होने दीजिए, हम भी होने देंगे। जांच कौन रोक रहा है? बिल्कुल जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच के पीछे असली मकसद क्या है वो भी बताएंगे। जांच के पीछे असली मकसद केजरीवाल को रोकने का। जब सीबीआई की टीम पश्चिम बंगाल पहुंचती है तो वहां पर भी ममता बनर्जी इसी तरह से लगातार माहौल बनाती है कि सीबीआई को जबरदस्ती केंद्र सरकार जो है अपने इशारे पर राज्य सरकार को परेशान करने के लिए भेज रही है। लेकिन राजधानी दिल्ली का जो मामला है, बार बार आम आदमी पार्टी कह रही है कि लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई है, उसके कारण बीजेपी की ओर से सीबीआई लगाया गया है। ममता बनर्जी से भी ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं केजरीवाल। जय विश्वास जी, 2 राज्यों में सरकार है। जी पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी चित्रा जी कि 2021 में बीजेपी को जैसे सीएमसी ने बंगाल में धूल चटाया था, वो अपना हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए, और इसके बाद उन्होंने ये कभी सीबीआई तो सबको भेज रहे हैं, सेंट्रल जितने भी एजेंसियां हैं उनको भेज रहे हैं जांच के लिए। तो अभी भी हमारे लीडर जो बोल रहे हैं अनुव्रत मंडल के घर पे अभी भी सीबीआई का जो इंक्वायरी चल रहा है जेल में बंद है। ठीक है, हम लोग जांच का स्वागत कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं जो दोषी है उनको सजा मिलना चाहिए, जांच होनी चाहिए। लेकिन ये जांच एक तरफ क्यों हो रहा है? आज जो अदालत केस है 8 साल हो गया, तो उसमें तो जो उनका चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिश्व शर्मा जी, उनका क्या हुआ? आज जो फ्लैशनेट इंफो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे उनके मंत्री पीयूष गोयल जी का जो फॉर्म है वो 1000 से ज्यादा ऊपर उन्होंने परिमल ग्रुप को उन्होंने बेचे हैं, उनका क्या हुआ? आज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कैम जो असम में हुआ है, उनका क्या हुआ? ठीक है, जो स्कैम है वेतन तो आपको याद ही होगा, एमपी का सबसे बड़ा शिक्षक है। ठीक है, बड़ा स्कैम है। ठीक है, जय विश्वास जी आपको रोकना पड़ा है, आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं हो पा रही है।
ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है मैम, ठीक है, शिपयार्ड का थोड़ी बातें आपकी समझ में आई लेकिन ज्यादातर बातें समझ में नहीं आई। एक बार सम्राट यदुवंशी का जल्दी से रुक करते हुए, ठीक है ठीक है ठीक है, आप कह रहे हैं कि जानबूझकर ऑपोजिशन के घर पर सीबीआई ईडी को भेजती है बीजेपी की सरकार। सम्राट यदुवंशी जी, आपसे मेरा सीधा से सवाल है, ठीक है मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज प्लीज, ओके ठीक है। सम्राट यदुवंशी जी, अब नीतीश कुमार को तो 2024 के लिए आप लोग भी बड़े जोर शोर से आगे की ओर बढ़ा रहे हैं ताकि 2025 में ताजपोशी तेजस्वी की करवाई जा सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या नीतीश कुमार से भी ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं, जिसकी दुहाई यहां पर बार बार आम आदमी पार्टी दे रही है? फिर क्या करेंगे आप लोग अगर मोदी बनाम केजरीवाल जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, इसी वजह से उनके पीछे लगा दी गई है सीबीआई? चित्रा जी, आप ये जो मुद्दा उठाई है ना, ये मुद्दा ही गलत है। मुद्दा तो ये होना चाहिए कि आज जो बेरोजगारी है, चरम सीमा पे लोग रोड पे आने को तैयार हैं, कब आपका भारत श्रीलंका बन जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। सर, घोटाले पर जब बातचीत होती है तो आप लोग मुद्दा क्यों बदलना चाहते हैं? समझ में नहीं आता सम्राट यदुवंशी जी, घोटाले पर अगर बातचीत हो तो मुद्दा आप बदल दिया जाए। चित्रा जी, क्या है ना, मुद्दा मैं पूछ लिया करूंगी अगली बार से आपसे, डिबेट के पहले कि कौन से मुद्दे पर, मेन टॉपिक पर आइए जिस पर आप बैठे घोटाले वालों को आपने बिठा रखा है, तो ये कोई बात नहीं, एक बार उनकी बात हो जाए। सम्राट यदुवंशी जी, अपनी बात को आगे बढ़ाएं। जी बोला जाए तो मैम ये कह रहा हूं चित्रा जी की आज बौखलाहट जो बीजेपी की है, ये सिर्फ ड्यू टू महागठबंधन का जो सरकार बना है इसके वजह से बौखलाहट। ये जो सब साइड इफेक्ट आप देख रही हैं, अरे तो ये केजरीवाल जी को क्यों परेशान कर रही है, जैसा कि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है? सरकार बनी, हाँ, महागठबंधन की सरकार बिहार में बन गई तो उसका साइड इफेक्ट दिल्ली में दिख रहा है। जी बिल्कुल, ये महागठबंधन का साइड इफेक्ट है, हमारे नेता तेजस्वी यादव का साइड इफेक्ट है कि हर जगह छापेमारी हो रही है। 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने कौन होगा जल्दी से? नीतीश कुमार होंगे या अरविंद केजरीवाल होंगे या कांग्रेस पार्टी से कोई होगा? महागठबंधन का जो विरोधी जो खेमा है, हाँ। उसमें से कोई एक चेहरा बनेगा, सब लोग मिलजुल करके बात करेंगे। हमारे तरफ से तो नीतीश कुमार जी क्यों, वो चेहरा नहीं है क्या? बहुत अच्छा चेहरा है। अभी मुद्दा 2024 के लिए कि दिल्ली में ठीक है साहब, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन यकीनन मुद्दा अपने आप में गंभीर है। आम आदमी पार्टी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जिस तरह से जांच की आंच अब तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो, इस वजह से जांच आगे जारी रखा जाए।